हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आई होप आप सभी लोगों ने आईआईटी जैम 25 के लिए जिन्होंने टारगेट किया है उन सभी ने 100 डेज जो क्वेश्चन चैलेंज हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, आपने उस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, मतलब उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। तो कल मॉर्निंग में 8:30 बजे टेस्ट एक्टिवेट कर दिया गया था। 5 टेस्ट था, उन 5 टेस्ट को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और वहां पर कुछ बढ़िया क्वेश्चन थे जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में लगभग 100 दिन का जो चैलेंज हम लेकर चले, 500 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हर दिन 5 क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, डे 1 का जो चैलेंज था, फर्स्ट डे का चैलेंज आप कह सकते हो, डे 1 का जो चैलेंज था उसके 5 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इन 5 टेस्ट या कह सकते हो 5 क्वेश्चन वाला टेस्ट नहीं दिया, डे 1 का चैलेंज नहीं एक्सेप्ट किया, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए। पहले आप लोग जाइए उस टेस्ट को दीजिए और वहां पर देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं, कितने गलत हुए आप लोगों के, और किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करना चाहिए। पहले वहां पर टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, फिर ही आप इस वीडियो पर आइए। और एक बात और, अगर आप लोग आईआईटी जैम 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ये जो 100 दिन है, यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए क्या करेंगे, 100 दिन में जस्ट आपको 15 मिनट डेली देना है और इन 15 मिनट में आप लोगों को एग्जाम के लेवल के डेली 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग आप लोगों को बताएंगे। मतलब आप ये कह सकते हो 500 क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आप जब जैम 25 का एग्जाम देने जाएंगे वहां पर 40 से 50 मार्क के क्वेश्चन इन 500 क्वेश्चन से मिलते जुलते होंगे। जो कॉन्सेप्ट सेम होगा या रिजल्ट और प्रॉपर्टी सेम होगी, वहां पर आप अपने 40 से 50 मार्क्स तक इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप स्कोर कर सकते हो। अगर आप लोग अभी तक इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जैम एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हो तो इस टेस्ट में बिल्कुल आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन में। तो डे 1 का जो टेस्ट था वहां पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया था, एस के अंदर क्या आते हैं, एन क्रॉस एन के मैट्रिक्स आते हैं विथ रियल एंट्रीज, जहां पर ए इंटू ए ट्रांसपोज बी दिया गया है और बी प्लस बी ट्रांसपोज 0 दिया गया। तो हमें बताना था इस एस का डायमेंशन क्या होगा। वी क्या है, सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। तो यहां पर देखिए हमें क्या दिया, बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज। इसका मतलब बी क्या है, बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो बहुत बढ़िया, अब हमें यहाँ पर बी स्क्यू सिमेट्रिक मिला। अब एक कंडीशन और दिया गया, कंडीशन क्या दिया गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल है। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखना, अगर मैं देखिए, अगर मैं क्या करता हूं, ए इंटू ए ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल होगा। तो यहां से आप कह सकते हो बी कैसा मैट्रिक्स है, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर हमें ये समझ में अभी तक आया है कि हमारा जो मैट्रिक्स बी है, बी स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो दोनों हो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक? बिल्कुल सही, आप लोग कह रहे हैं जीरो मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, बी इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो आपका बी जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या दिया गया है, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल है, बी के इक्वल है मतलब 0 के इक्वल है। अब बात आती है, अच्छा तो ए आखिर कैसा होगा? तो उसके लिए यहां पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूं, एक नोट ऐड करिए। नोट क्या कहता है, सपोज मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं, ए इज इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स दे रहा हूं जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है। अगर मैं आप लोगों से कहूं इस मैट्रिक्स का ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रेस क्या होगा, तो अगर मैं आप लोगों से पूछी ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो सिंपली आपको क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रेस फाइंड करना ना। ए के पास जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए। मतलब आप कह सकते हो a11 स्क्वायर प्लस a12 स्क्वायर, इसी तरह सारे एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन कर दीजिए। ये आपको इस मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज के ट्रेस के इक्वल आता है। अब यहां पर देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रेस आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन 0 दिया गया, मतलब a11 का स्क्वायर, a12 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस a1n के स्क्वायर का एडिशन आपको 0 दिया गया है। अब यहां पर a n सारे एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन है, मतलब आप कह सकते हो n स्क्वायर एलिमेंट हमें दिए गए हैं जिनके स्क्वायर का एडिशन 0। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका हर एक एलिमेंट, हर एक ए आई जे क्या हो जाए, 0 हो जाए।
अगर हर एक एंट्री 0 हो जाता है, मान लीजिए आपका मैट्रिक्स ऐसा कुछ दिया गया है, A इज इक्वल टू AIJ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर इसकी हर एक एंट्री 0 है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका मैट्रिक्स 0 हो जाए। तो यहां से हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं S के अंदर क्या आता है, सिर्फ 0 मैट्रिक्स आता है। तो आप क्या कह सकते हो, S आपका क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। और 0 मैट्रिक्स को जनरेट कौन करेगा, एम्प्टी सेट करेगा, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो S का डायमेंशन आपको 0 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और यहाँ से एक दो कॉन्सेप्ट आपको नया सीखने को मिला होगा जो आपको IIT JAM 25 के एग्जाम में बिल्कुल मदद करेगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 100 डेज चैलेंज का डे 1 का जो चैलेंज था 5 क्वेश्चन में, अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप रुक जाइए, पहले जाइए क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करिए तो ही वीडियो को देखिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, इनमें से कौन सा R3 का बेसिस होगा। तो जो भी R3 का बेसिस होगा, R3 का डायमेंशन 3 है, इसका मतलब हमें बेसिस में 3 ही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो देखो इसमें तो 2 ही एलिमेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि डायमेंशन ऑफ R3 ओवर R हमें क्या मिलता है, ये 3 मिलता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 4 एलिमेंट है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो गया। अब इनको ना आप ए को अगर आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, -1 1 0 2 0 0 0 1 1। अब एक काम करिए, ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो मिलता है तो ये एल हो जाएगा, अदरवाइज LD हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ए के डिटरमिनेंट की बात करूँ तो क्या मिलेगा, -1 टाइम्स 0 हो जाएगा, -1 टाइम्स 2 -0 होगा प्लस 0, एक्चुअली ये आपको क्या मिलेगा, -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका जो पहला सेट है ए क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और R3 का डायमेंशन भी 3 ही है, तो R3 के ऐसे सारे सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो क्या कर जाएंगे, बेसिस बनाए जाएंगे। तो पहला वाला तो बेसिस बन गया। सिमिलरली अगर लास्ट वाले ऑप्शन को आप देखोगे, क्या R3 का स्टैंडर्ड बेसिस है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए A एंड D आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा। IIT JAM एग्जाम में कम से कम 3-4 बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं ना कि सिंपली आपको मैट्रिक्स दे दिया जाए, आपसे पूछा जाता है इसके आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब आइगन वैल्यू। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉपर डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा I इक्वल टू 0 को सॉल्व करके निकालो, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमारे पास और भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन से शॉर्टकट हैं, तो देखिए मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके आइगन वैल्यूज के एडिशन के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम एज सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर मैं सारे आइगन वैल्यूज को ऐड कर दूं तो मैट्रिक्स का मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रेस मिल जाएगा। तो यहां से आप कहोगे, अब देखिए अब यहां पर इसका ट्रेस कितना है, इसका ट्रेस आप देखेंगे 15 है ना, सॉरी यहां पर आपका ट्रेस 18 है। मतलब इस मैट्रिक्स के जो भी आइगन वैल्यू होंगे उनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए उनमें चेक कर लेते हैं, जिनका एडिशन 18 नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। इसको ऐड किया 10 फॉल्स, इसको ऐड किया 15 फॉल्स, इसको ऐड किया ये कितना हो गया 11, ये भी फॉल्स। तो 3 ऑप्शन तो आपके यहीं डिस्कार्ड हो गए, मतलब यही वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को आइगन वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बता सकते हो इस रिजल्ट का यूज करके। या तो आप सम ऑफ आइगन वैल्यूज यूज करो, और अब आइगन वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते तो हमें डिटरमिनेंट मिलता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन होते ना, तो उस केस में जैसे कि 3 ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए पहले केस में ट्रेस से, अगर 2 ही ऑप्शन डिस्कार्ड होते फिर 2 बचे होते ना, तो फिर एक को डिस्कार्ड करने के लिए हम क्या करते, डिटरमिनेंट का यूज करते। आइगन वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है, डिटरमिनेंट मिल जाता है। आई थिंक एक क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, A इज अ 5x5 रियल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया, मतलब A का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। B एक मैट्रिक्स दिया गया जिसका फर्स्ट और फिफ्थ रो जो है वो क्या है, फिफ्थ रो एंड फर्स्ट रो ऑफ A का जो पहला और 5वां रो है, B का वो 5वां और पहला रो है। और साथ में क्या दिया गया, A का सेकेंड एंड फोर्थ रो आर फोर्थ एंड सेकेंड रो ऑफ A रेस्पेक्टिवली। मतलब आप कह सकते हो B का जो सेकेंड रो और फिफ्थ रो है वो क्या है, A का फोर्थ रो और सेकेंड रो है, और थर्ड रो दोनों के सेम दिए गए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस केस में A प्लस B, ये जो C दिया गया है उसका रैंक हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स A 5x5 का है,
नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसके पास 5 रो तो होंगे ही होंगे, और अगर मैं इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 5 रो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म। अगर इसका रैंक 5 है तो 5 रो आपको क्या मिलेंगे, नॉन जीरो। सपोज पहला रो R1 है, दूसरा रो R2 है, तीसरा रो R3 है, चौथा रो R4 और पांचवा रो R5 है। ये आपके 5 रो हो गए ए के। और बी के बारे में क्या कहा जा रहा है, बी का जो देखिए, बी का फर्स्ट और फिफ्थ रो जो है, ए का फिफ्थ और फर्स्ट रो है, मतलब R5 यहाँ पर आ जाएगा और R1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, R4 यहाँ पर आएगा और R2 आपका यहाँ पर आएगा, और ये आपका R3 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता करना है, सी का रैंक कितना होगा। तो चलिए हम लोग सी फाइंड कर लेते हैं। अगर आप सी फाइंड करेंगे तो ये क्या है, आपका ए प्लस बी है। ए प्लस बी का मतलब पहले रो को पहले रो के साथ ऐड करेंगे, R1 प्लस R5, R2 प्लस R4, R3 प्लस R3 मतलब 2 टाइम्स R3 हो जाएगा, ए R4 प्लस R2 हो जाएगा, और यहाँ पर R5 प्लस R1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सी मैट्रिक्स। अब इस सी मैट्रिक्स को आप लोग देख रहे हो, पहला रो और पांचवा रो सेम है, फर्स्ट रो एंड फिफ्थ रो, पहला रो पांचवे रो के इक्वल है, और आप देख सकते हो सेकंड रो जो है फिफ्थ रो के इक्वल है। इसका मतलब नीचे के 2 रो जो है एलडी हैं, हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे के 2 रो को हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स को, अगर मैं सी को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मुझे पहला रो एज इट इज मिलेगा, सेकंड रो एज इट इज मिलेगा, थर्ड रो आपका वही मिलेगा, और लास्ट के 2 रो पूरी तरह जीरो हो जाएंगे ना। तो यहां से देखिए, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 5x5 है। तो इसका जो रैंक होगा, हम क्या कह सकते हैं, सी का जो रैंक होगा, इसके पास 3 नॉन जीरो रो हैं, हो सकता है इनमें से कोई जीरो और भी हो सकता है, मतलब इसका रैंक ज्यादा से ज्यादा हमें कितना मिलेगा, इसका रैंक ज्यादा से ज्यादा हमें 3 मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब देखिए हमें क्या दिया गया, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मींस दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब इसके पास 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं, इसके पास जो 5 रो दिए गए हैं, R1, R2, R3, R4 और R5, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये एलाई हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर मान लीजिए ये एलाई है, तो ये तो एलाई है, ये वाला भी एलाई मिल जाएगा, ये भी एलाई मिल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हो रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, R1 प्लस R5, R2 प्लस R4 एंड 2 टाइम्स R3, ये भी आपको कैसा मिल जाएगा, ए लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाएगा। तो मतलब मैट्रिक्स सी के पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, तो इसका रैंक आप क्या कह सकते हो, तो सी का रैंक जो होगा एग्जैक्ट 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बी, दैट इज रैंक ऑफ सी इज 3। क्लियर एवरीवन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये वाला अभी तक ना IIT एग्जाम में क्या किया जाता है, पॉलिनॉमियल का डायमेंशन तो पूछा जाता है Pn, बट एक वेरिएबल में पूछा जाता है P ऑफ x, ऐसे a0 प्लस a1x, मतलब एक वेरिएबल में पूछा जाता है। तो अब आने वाले एग्जाम में ना बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका एक से ज्यादा वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल में भी डायमेंशन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है 2025 में जिसके पूछे जाने की चांसेस है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, Pn ऑफ xy का मतलब क्या है, पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा n तक हो, लेकिन 2 वेरिएबल में दिया गया है। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए P2 ऑफ xy, मतलब पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल जिसकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, 2 हो। तो इसके अंदर जो पॉलिनॉमियल आते हैं P ऑफ x, y, वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। सपोज P ऑफ xy ऐसे कह सकते हो, P डिग्री इनकी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 होगी, डिग्री ऑफ P ऑफ x, y इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब अगर कोई पॉलिनॉमियल P ऑफ x, y इसमें बिलोंग करता है तो कैसा दिखेगा, ऐसा होगा a0 प्लस a1 ऑफ x प्लस a2 ऑफ y, डिग्री देखो कांस्टेंट टर्म, डिग्री 1 के 2 टर्म आ गए, अब डिग्री 2 के a3 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a4 y स्क्वायर प्लस a5 xy, ऐसा आपको मिलेगा। तो मतलब इस तरह के दिखेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके बेसिस में क्या आएगा, तो आप कहोगे इसको जनरेट करने के लिए 1, इसको जनरेट करने के लिए x, इसके लिए y, इसके लिए x स्क्वायर, इसके लिए y स्क्वायर, इसके लिए xy, मतलब टोटल 2 4 6, इसका डायमेंशन 6 हो जाएगा P2 ऑफ xy का। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप P3 ऑफ xy, तो इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर ऐसे पॉलिनॉमियल्स आएंगे
जिसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, जिसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगी, और लेकिन 2 वेरिएबल होंगे x और y। मतलब मान लीजिए अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ यहाँ से, सपोज मैं एक पॉलिनॉमियल ले लिया p ऑफ एक्स वाई जो इसमें बिलोंग करता है, तो कैसे दिखेगा, कांस्टेंट टर्म डिग्री 1 के टर्म हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद डिग्री 2 के टर्म हमें मिलेंगे a2x², a3x² a4y² प्लस a5xy हो जाएगा। उसके साथ साथ अब बचा क्या है, डिग्री 3 के टर्म। डिग्री 3 के टर्म मतलब ये ऐसा हो जाएगा a6x³ प्लस a7y³ प्लस a8x² प्लस a9xy²। तो डिग्री 3 के टर्म आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात आप लोग ऑब्जर्व करना, डिग्री 1 का एक टर्म है, कांस्टेंट एक टर्म है, डिग्री 1 के 2 टर्म है, डिग्री 3 के हमें 3 टर्म मिले हैं, डिग्री 2 के हमें 3 टर्म मिले हैं, और डिग्री 3 के अगर आप देखोगे 4 टर्म मिले हैं। सिमिलरली यहाँ पर कांस्टेंट एक है, कांस्टेंट टर्म एक ही है, जबकि हमें डिग्री 1 के 2 टर्म हैं, डिग्री 2 के 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ से हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हमें कांस्टेंट टर्म एक ही मिलेगा, डिग्री 1 का 2 टर्म मिलेंगे, डिग्री 2 के 3 मिलेंगे, डिग्री 3 के 4 टर्म मिलेंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए Pn ऑफ xy की अगर आप बात करोगे, तो Pn ऑफ xy में कौन कौन से टर्म आएंगे, डिग्री 1 का कांस्टेंट होगा, डिग्री 1 का, डिग्री 2 का, डिग्री 3 का, अप टू डिग्री n के टर्म आएंगे ना। कांस्टेंट टर्म इस तरह से मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है तो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म आएगा ना, या a0 आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री 1 वाले टर्म मतलब x और y वाले, जैसे देखो x और y, डिग्री 1 वाले कितने टर्म आ रहे हैं, 2 टर्म आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ डिग्री 2 के मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये यही होगा ना, x² y² होगा और 2 टाइम्स xy होगा। तो ये देखिए टर्म यही है ना, x² y² xy का टर्म। तो डिग्री 2 वाले टर्म हमें कितने यहाँ पर मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इसी तरह अगर मैं कंटिन्यू करता जाऊं तो डिग्री n के हमें कितने टर्म मिल जाएंगे, तो डिग्री n के हमें n+1 टर्म मिल जाएंगे। तो अगर मुझे इसका डायमेंशन फाइंड करना है तो मैं क्या करूं, इन सभी को ऐड कर दूं। तो यहां पर आप कह सकते हो डायमेंशन ऑफ Pn ऑफ xy, ये आपको कितना मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 1 + 2 + n+1, यही होगा। और हमें क्या पता, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, सम ऑफ फर्स्ट n+1 नेचुरल नंबर। तो ये क्या मिलेगा, n+1 n+2/6। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कह सकते हो, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो IIT JAM 25 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर आप लोग इस टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 100 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत गलती कर रहे हैं। आने वाले 100 दिनों में आप लोगों को हम इंगेज करके रखेंगे। मतलब जैम की प्रिपरेशन आप लोगों को चलती रहेगी, आप लोग इसमें लगे रहेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही होगी, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने डे 1 का चैलेंज ले लिया है तो डे 2 का चैलेंज मतलब सेकेंड डे का जो टेस्ट है ऐप पे एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया तो भाई जाइए पार्टिसिपेट करिए, डे 2 का चैलेंज एक्सेप्ट करिए और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, कितने गलत हो पाते हैं, या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग कौन सा अप्रोच अप्लाई करते हो। और उसके साथ साथ आज जो डे 2 का चैलेंज है आप लोग इसे एक्सेप्ट करिए, मतलब क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करिए। इसका जो सोल्यूशन होगा वीडियो सोल्यूशन लेकर एक बार फिर से मैं सुबह 8:30 बजे आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। तो जाइए फटाफट पार्टिसिपेट करिए। तो फिलहाल के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।